जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, यूपीएसआई में सबसे ज्यादा बच्चे अगर फेल होते हैं तो वो जीएस में होते हैं। और जीएस कौन स्ट्रॉन्ग बना सकता है? आपकी पॉलिटी और मूल विधि। पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़िए तो आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगी। मूल विधि को अच्छे से पढ़िए और मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये तीन चार टॉपिक ऐसे जो आपके बहुत अच्छे से पढ़ने पर आपके जीएस कंप्लीट हो जाएगी। आप अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, मूल विधि के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसकी सीरीज तो चली रही है, उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये पॉलिटी क्लास है, आज से स्टार्ट हो रही है। 300 नहीं, लगभग 500 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके प्रैक्टिस के तौर पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको लगाइए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और यहीं से आपका अंदाजा, आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। अब जो आपकी डेट है वो आ चुकी है, 14-15 मार्च 2026 में आपका एग्जाम होने वाला। लगभग 3.5 महीने हैं। इन 3.5 महीने में आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और बस जरूरत है कि आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, बाकी प्रैक्टिस यहां से करते रहो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस 3-4 चीजें आपको करनी है: रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। इसके अलावा कुछ मत करना, बाकी आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता हुआ था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। पूना समझौता हुआ था तो उसमें क्या प्रावधान था? उसमें भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का प्रावधान था, या फिर उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था, या फिर उसमें निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था, या फिर निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, बी आर अम्बेडकर साहब हमेशा निम्न वर्ग के लोगों के लिए लड़े हैं, उन्हीं के हक की बात उन्होंने की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, बस आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं ना, इसको अभी से याद करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1922 में, कब 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1924 में, कब 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसने सबसे पहले ये मांग की ब्रिटिश सरकार से कि भाई हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो एम एन रॉय ने की, महात्मा गांधी ने की, मोतीलाल नेहरू ने की, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने की? तो इसका जो सही आंसर है, एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई, क्या कहा था कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, हमें संविधान निर्माण चाहिए। भाई, यूपीएसआई की जो समय है ना, 3.5 महीने बचे हैं। 3.5 महीने इतने हैं कि जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो ना, वो भी टॉप कर जाएगा, मैं बता रहा हूं। बस सही तरीके से और मेहनत करने की जरूरत है। अब 3.5 महीने बहुत होते हैं, बहुत। 3.5 महीने से तो आपको 2 बार एग्जाम क्रैक कर दोगे 3.5 महीने में। तो और आपकी तो तैयारी पहले से बहुत अच्छी है, बस प्रैक्टिस करते रहो और मॉक टेस्ट देते रहो, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है? बताइए। कठोर है, लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला है, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? भाई, भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम आसानी से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लचीला भी है। ऐसा नहीं कि जो लिख दिया बस वही मान्य है, या फिर उसमें से कुछ नियम नहीं हटा सकते। बहुत सारे नियम इसमें जोड़े भी जाते हैं, हटाए भी जाते हैं, संशोधन होता है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है संशोधन करना, इसलिए इसको अंशतः लचीला भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, क्या? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के, देख भाई, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मॉडर्न हिस्ट्री के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग लगभग 800 क्वेश्चंस आपके इसी चैनल पर आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। एक एक वीडियो में करीब करीब 40-50 क्वेश्चन आपके
एमसीक्यू होंगे और वो होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और ये 2 स्टारों के लिए ही सब लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 2 स्टारों को देख करके इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? एक अर्धसंघ माना गया है। ये अभी मैं आपको ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाया और आपके सामने रख दिए, आपको सीरियल वाइज सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। उसके इतिहास से भी, संविधान सभा के गठन से, फिर प्रस्तावना से, मतलब ए टू जेड हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। जहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को देख करके आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। भारत के संविधान में भारत को माना गया क्या एक अर्धसंघ या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर होगा राज्यों का एक यूनियन, ठीक है। भारत को क्या माना है? भारत के संविधान को में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, या उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या सभी नागरिकों को भाषण देने का? ये तो सबको पता है क्या इसका आंसर है। इसका आंसर है बी। देखिए, ये मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जब हम वहां एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में इतनी तेजी होती है, इतनी हड़बड़ी होती है, इतने होपलेस हम होते हैं कि अच्छे अच्छे बहुत छोटे क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं। तो उन क्वेश्चन की अभी से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये जो प्रैक्टिस सेट लगभग 600-700 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, तो इसमें सबसे नीचे लेवल, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल, अपर हार्ड लेवल, सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को देखिएगा, उनको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, या भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, या भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो क्या इसका आंसर क्या होगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, इसमें टेस्ट सीरीज बनाई गई है हमारे द्वारा, टेस्ट सीरीज ऐसी जहां से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज का ही टाइम है, अब आपकी प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, इसके अलावा कुछ मत करना। बस रिवीजन करते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो। हफ्ते में 2 बार या 3 बार टेस्ट सीरीज जरूर दो। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? मतलब आयरिश संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या मौलिक कर्तव्य? इसका सही आंसर क्या है बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरिश संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई है वो कहां से ली गई हैं? ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन से ली गई है, या फिर यूएसए का बिल ऑफ राइट से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो लिया गया है वो लिया गया है 1935 से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज्यादा चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा था जब हमारा संविधान, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था। तब इस बीच में जो भी हमारे देश में संविधान जो लागू था, वो मतलब हमारा देश किस संविधान से चलता था? तो वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा जरूर। संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, या फिर फ्रांस से? बताइए कहां से लिया गया है? जिसको आयरिश संविधान बोल रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में, वो आयरलैंड का ही संविधान था, यानी कि आयरलैंड से चीज ली गई है। क्या चीज ली गई है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। याद हो गया कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में, भाग तो आपने पढ़े ही होंगे संविधान के। देखिए लाला, अगर आपने
सब कुछ पढ़ लिया है और आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अब मैं क्या पढ़ूं। मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया है, सारा रिवीजन भी कर लिया है, मॉक टेस्ट दूं, रिवीजन करूं, क्या करूं अब मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब हम उसका रिवीजन करते हैं ना, बार बार हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें हमें मिलती ही मिलती है। तो रिवीजन जितना भी आपने पढ़ लिया, चाहे मैं कह रहा हूं आपने 10 बार भी रिवीजन कर लिया, आप अगर 11वें बार भी रिवीजन करो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो उस नए को लेते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, और यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए। आपका सिलेक्शन 3.5 महीने में 101% हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, बताइए। भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो हमने पढ़ रखे हैं तो बहुत आसान है। आसान तो है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका जो सही आंसर है वो है भाग 20। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये प्रैक्टिस नहीं की है ना, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हमें मार जाता है। मैंने क्या बताया कि हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है किस भाग में, बताइए। भाग 18 में, भाग 19 में, भाग 21 में, भाग 22 में। तो इसका जो सही आंसर है भाग 21 है, ठीक है। क्या है, भाग 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसको तो सबको पता है, भाग 3 में, ठीक है, सबको पता है ना, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा और इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूजन वाले। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 57। क्या है, अनुच्छेद 57 में ये चीज है कि भाई राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कहां निर्धारित हैं, अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ये सब किस में आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 के तहत या 20 या 21 या फिर 22, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं। ये तो छोटा सा मतलब आपने जो मौलिक अधिकार है वो तो अच्छे से पढ़ ही रखे होंगे, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या 356 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। बताइए इसका आंसर क्या है। अनुच्छेद 26 है, 32 है, 75 है, 356 है। इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 75। क्या है, अनुच्छेद 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय संघ को नहीं, देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने के लिए, उनका अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबको पता है, सरदार पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस चीज में कि जितने भी देशी रियासतें थी सबको एकजुट करना, क्योंकि सब लोग अलग अलग भाग रहे थे। कोई कहता था हम पाकिस्तान में जाएंगे, कोई कहता था हम अपना अलग देश बनाएंगे, कोई कहता था हम भारत में सम्मिलित होंगे, तो सबकी अपनी अलग अलग राय थी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने सारे देशी रियासतों को, चाहे वो बल से, चाहे वो प्रेम से, चाहे वो प्रार्थना से, किसी भी तरीके से, लेकिन भारत संघ में उनको सम्मिलित किया। आज इसलिए उनकी सबसे बड़ी जो मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में अहमदाबाद में, इसलिए बनाई गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इस काम में उनका साथ दिया सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। मतलब किसने इनका साथ दिया, वीपी मेनन ने, वीपी मेनन ने इनका साथ दिया था तो इस काम में। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वीपी मेनन और सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है। मूल संविधान को मतलब मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है, 1 2 3 4। तो ये 4 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में, इसका आंसर क्या है, 4 वर्गों में रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, आ तो सारे ही सकते हैं। खैर, नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। गलत है। क्या है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। गलत है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को
यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर है? इसका थर्ड आंसर ठीक होगा। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, या फिर सरलता से संशोधनीय नहीं है, या फिर मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ। क्या होगा? फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकते हैं, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 15, 18, 21 या फिर 23? बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के सक्षम? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। किसको संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ने किया, या फिर ऑप्शन नंबर ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ें उसने सक्षम किया, या फिर ऑप्शन नंबर ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ें उसने सक्षम किया, या फिर ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ें तो उसने सक्षम किया। इसका सही आंसर बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर देगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये केवल रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बाय द वे इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? बताइए। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं। यदि संसद ऐसा चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लाला, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें पता होते हुए भी हम गलत करते हैं। अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो आप एग्जाम में गलत ही करके आएंगे। तो प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको आज क्वेश्चन आता भी होगा ना, तब भी आप बताइए, तब भी उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के एग्जाम में हम सही टिक लगाते हैं, वरना दिमाग कितना होपलेस रहता है एग्जाम में कि हम सही टिक लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि कभी नहीं, इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपतियों का जो क्रम है वो सही तरीके से लगाइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन.एस. रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? बी। क्या होगा भाई? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? संघ शासित क्षेत्र जिनमें विधानसभाएं नहीं है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे चंडीगढ़ हुआ, ठीक है, दमन दीव हुआ, अंडमान निकोबार हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उनकी विधानसभाएं नहीं है, तो उनकी विधानसभा जब नहीं है तो उसमें कैसे चुने जाते हैं उनके प्रतिनिधि? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, या फिर उपराज्यपाल द्वारा इसको मनोनीत किया जाता है, या फिर वहां की जनता प्रत्यक्ष रूप से उसको चुनती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा कि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा वो चुने जाते हैं, क्योंकि भाई वहां विधानसभा तो है नहीं। ठीक है, तो कैसे चुने जाएंगे? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा उनको चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? बताइए, किस बात पर निर्भर करता है राज्यों का प्रतिनिधित्व? राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य के क्षेत्रफल पे, या राज्य की जनसंख्या पे, या उपयुक्त दोनों पे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कितने लोग बता पाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन कौन सा ठीक है? कमेंट बॉक्स में कितने लोग बता पाएंगे, बताइए। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, राज्य की जनसंख्या पर इसका निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के समान होती है, या फिर मंत्रिमंडल से कम होती है, या फिर मंत्रिमंडल से अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है वो होगा मंत्रिमंडल से अधिक होती है। कैसे? अब देखो, मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है केवल कैबिनेट, जो मंत्री होते हैं उनका जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, ठीक है। जैसे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री, ये सारे सब क्या कैसे आ जाते हैं? मंत्रिपरिषद में। तो मंत्रिमंडल में क्या होता है? क्या होता है? केवल कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका भी आंसर कौन कौन देता है। इसका भी आंसर कौन कौन देता है कि हस्कर समिति, देवधर समिति, या संसद की नियम समिति, या फिर संसद के अधीनस्थ विधान संबंधी समिति? इसका आंसर कौन कौन देता है देखता हूं मैं, इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही आंसर होगा वैसे संसद की नियम समिति, इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी। इस तरीके से टोटल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आज आपने किए पॉलिटी के, और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे, तो आपको पता भी चला होगा नए नए क्वेश्चंस। इसी तरीके से प्रैक्टिस जारी रहेगी। हर रोज एक वीडियो आपके लिए पॉलिटी के प्रैक्टिस की आती रहेगी, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की भी आएगी, और इसी तरीके से आपकी ज्योग्राफी की भी आने वाले समय में आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। 3.5 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयारी करके अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। आपकी नौकरी आपके हाथ में है। अभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी नौकरी मुझसे छूटती जा रही है, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, तो इतना समय है कि आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अभी भी इतना समय है, तो तैयारी करिए अच्छे से। और ऐसा मत सोचिए कि मेरी नौकरी छूट रही है। आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, आपकी नौकरी यहीं है। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नौकरी लेना चाहते हैं या फिर ऐसे ही गंवाना चाहते हैं इस मौके को भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।